इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करेंगे। पीरियोडिक टेबल का जो 57वां एलिमेंट है यानी कि 57th एलिमेंट है वो है लैंथनम। इसको कैपिटल ए एल और स्मॉल ए एल ए से हम डिनोट करते हैं। इसकी यूटिलिटी जो है कैमरे की लेंसेज में है और हाइब्रिड कार बैटरीज में है। आप लोग ने बहुत सी ऐसे व्हीकल्स देखे हैं जो बेसिकली पेट्रोल पे भी चल रहे हैं और बिजली पर भी, तो वहां पर हाइब्रिड कार बैटरीज यूज हो रही हैं और बेसिकली ये पावर करती हैं इलेक्ट्रिक मोटर को और इंटरनल कंबशन इंजन को भी ये असिस्ट करती हैं। ये बेसिकली लिथियम आयन बैटरी ही होती हैं और बाकी आपको ये तो पता ही है, चूंकि अब ये रिचार्जेबल बैटरीज हैं तो ये बेसिकली एक प्रकार से ये स्टोर करती हैं इलेक्ट्रिसिटी और बाकी इनकी चार्जिंग में हम लोग देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एनर्जी कैप्चर ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन का भी फंडा इसमें यूज होता है और इंटरनल कंबशन इंजन से भी ये बैटरी चार्ज होती हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये हाइब्रिड बैटरीज बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर को पावर दे रही हैं। तो बेसिकली अब ये इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक मोटर एक्स्ट्रा पावर देगी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, इंजन के स्ट्रेन को रिड्यूस करती है और फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाती है। इसका मतलब कम तेल में गाड़ी अधिक चलेगी। ये जो हाइब्रिड बैटरीज होती हैं लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। अब यहां पे जो लैंथनम इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं तो बेसिकली अब इन बैटरीज की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह की होती हैं। एक तो माइल्ड हाइब्रिड्स होती हैं जिसमें हम छोटी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और इन बैटरीज का काम केवल स्टार्ट फंक्शन, स्टॉप फंक्शन और कोई छोटे मोटे फंक्शंस में इस्तेमाल होता है। जैसे पुरानी आपने कुछ एक्टिवा वगैरह चलाई होगी ना, तो बटन दबाया स्टार्ट हो गई गाड़ी, ठीक है, लाइक दैट। और दूसरी हाइब्रिड जो होती है वो फ्यूल सेल हाइब्रिड होती है। इसमें क्या होता है फंडा कि भाई फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है और फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है और इससे आप इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देते हैं। मतलब अब ये थोड़ी ज्यादा तगड़ी और ज्यादा एडवांस टाइप की बैटरी हो गई। अब बेसिकली जो लैंथनम है हम इसको धर तो देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन ये बिहेव करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरह। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो डी ब्लॉक में जाता है। और ये जो हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं 57 से लेकर के 71 तक, ये बेसिकली एक तरीके से आप लैंथनाइड्स है और ये रेयर अर्थ में आते हैं। ये सभी मेटल्स होते हैं और लैंथनम में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे ये +3 आयन जो इसका है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो लैंथनम में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में जाता है, लेकिन इसका बिहेवियर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और अपने आगे के साथी के साथ में अधिक मिलता जुलता है। तो एफ ब्लॉक में बेसिकली 14 एलिमेंट्स होते हैं। हम इस डी ब्लॉक के एलिमेंट को है ना एफ ब्लॉक के साथ में रख के पढ़ रहे हैं। एलिमेंट नंबर 57 दैट इज एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ये लैंथनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में जो ये मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं, स्केर्स हैं। जो 58th एलिमेंट है, जो 58वां एलिमेंट है वो सीरियम है। कैपिटल सी स्मॉल ई, सीई से हम डिनोट करते हैं। ये भी कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होता है और पॉलिशिंग ग्लास में इस्तेमाल होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस भी किया था कि भाई उसमें जैसे हार्मफुल गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड,
उन सबको ये लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन में। जो 59वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है प्रेसियोडिमियम। कैपिटल P स्मॉल r से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका उपयोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और ग्रीन कलर्ड ग्लास बनाने में होता है। पीरियोडिक टेबल का जो 60वां एलिमेंट है, 60th एलिमेंट है, वो है नियोडिमियम। कैपिटल N स्मॉल d, ND से हम डिनोट करते हैं। देखो भाई ये भी यूज हो रहा है पावरफुल मैग्नेट्स बनाने में। जो आप जनरली हेडफोन, स्पीकर्स, विंड टर्बाइंस में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं ना, ठीक है, उसमें ये आपका नियोडिमियम एलिमेंट ऐड किया जाता है। लैंथनाइट सीरीज के बेसिकली ये 3 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 60 वाला नियोडिमियम और 62 एटॉमिक नंबर वाला समारियम और 59 एटॉमिक नंबर वाला प्रेसियोडिमियम, ये 3 एलिमेंट्स बहुत अधिक यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने के लिए, क्योंकि भाई 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इन तीनों एलिमेंट्स में, हाई मैग्नेटिक मोमेंट्स और हाई मैग्नेटिक एनिसोट्रोफी। तो देखो ये प्रेसियोडिमियम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, नियोडिमियम बेसिकली पावरफुल मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और ये समारियम बेसिकली हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और बेसिकली ये अब फंडा क्या है कि ये बहुत इजीली एलॉय बना लेते हैं ये आयरन और बोरॉन के साथ में। और जब हम लोग बात करते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट्स की, तो भैया ये देखा जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑर्बिटल्स में है कि नहीं है। तो जब हम लोग SPDF के फॉर्म में लिखते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, तो आप देखेंगे कि इन 3 एलिमेंट्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके F शेल के ऑर्बिटल में। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है, और इन एलिमेंट्स के एटम को हाई मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। तो ये हाई मैग्नेटिक मोमेंट मेरे भाई जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में उसकी वजह से आ रहा है। अब बात ये आती है कि भैया ये हाई मैग्नेटिक एनिसोट्रॉफी क्या है। तो बेसिकली जब आप इन एलिमेंट्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखेंगे, है ना, तो आप ये देखेंगे कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग अलाइन होगा। इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक स्पेसिफिक क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग अलाइन होगा, और यदि इस एलिमेंट का यदि इस्तेमाल करके आप मैग्नेट बनाते हैं तो उस मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब ये एलिमेंट्स यूज होते हैं मैग्नेट्स बनाने के लिए और इनको हम यूज करते हैं आयरन और बोरॉन के साथ में एलॉय बना करके मैग्नेट जब हम बनाते हैं, तो हाई मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि इनके पास बहुत अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ शेल में, एफ शेल ऑर्बिटल्स में। और आपको यह भी पता है कि भाई इनमें क्या होता है कि इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक स्पेसिफिक क्रिस्टल एक्सिस के अलोंग अलाइन होते हैं और जिसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसकी वजह से जब ये एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं तो उस मैग्नेट में हाई कोअर्सिविटी आ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई उस मैग्नेट पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर बहुत कम पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी रह करके वो अपनी आदत बदलेंगे नहीं।
यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रह करके वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बरकरार रखेंगे और साथ ही साथ अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को भी। जो 61वां 61st एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है प्रोमीथियम, कैपिटल P स्मॉल m, PM से हम इसको डिनोट करते हैं। ये रेयर तो होता ही, आपको पता ही है, लैंथेनाइट्स सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं और ये F ब्लॉक एलिमेंट्स में है। तो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव होता है और ये ग्लो करता है डार्क पेंट में और एटॉमिक बैटरीज में इसका उपयोग होता है। अब आप कहेंगे सर एटॉमिक बैटरीज में इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, हम तो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, जब खत्म हो जाती बदल देते हैं। तो प्रभु जैसे मून लैंडर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कौन जाकर के वहां पे बैटरी बदलेगा? तो एटॉमिक बैटरीज का इस्तेमाल होता है। तो एटॉमिक बैटरीज को एक तरीके से आप ये देखिए वर्ड एक्रोनिम RTGS, तो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ये होते हैं। तो यहां पर ये इनकी जो लाइफ होती है ना बहुत अधिक होती है इन बैटरीज की, और बेसिकली RTGs ये पावर कर रहे हैं परसिवरेंस मार्स रोवर को। ये लोग सालों साल तक काम करते रहते हैं और बिना बैटरी बिना ताकत के चलेगा कैसे बंदा, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग रेडियो आइसोटोप यूज कर रहे हैं। तो एटॉमिक बैटरीज का चक्कर समझ में आ गया आपको। जो 62वां 62nd एलिमेंट है वो है समारियम, कैपिटल S स्मॉल m से SM से हम डिनोट कर रहे हैं। हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है ना, रेडिएशन थेरेपी जो हम लोग करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, उसमें भी समारियम का इस्तेमाल होता है। जो 63वां एलिमेंट है वो है यूरोपियम, कैपिटल E स्मॉल u, EU से हम इसको डिनोट करते हैं। 63वां एलिमेंट जिसको हम यूरोपियम के नाम से जानते हैं, कैपिटल E स्मॉल u, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं रेड और ब्लू फॉस्फोरस में जो इस्तेमाल होते हैं एलईडी डिस्प्लेज में। और जो यूरोपियन यूनियन के जो बैंक नोट्स है ना यूरो, उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है ताकि नकली नोट ना बना पाए आसानी से। अब बेसिकली ये फॉस्फोरस होते क्या हैं? फॉस्फोरस बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं। यदि उन पर कोई पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी यदि गिरेगी ना तो वो अलग तरह से कुछ चमकेंगे, आसान शब्दों में समझ लो। अब ये जो एनर्जी कैसी हो सकती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट या इलेक्ट्रॉन की बीम्स यदि उस पर पड़ेगी ना तो वो चमकेंगे, ठीक है। तो अब आप ये सोच लो कि नोट को में मिला दिया यूरोपियम, ठीक है, तो अब चेक कर दिया एक पर्टिकुलर लाइट में, उसको वो चमकेंगे आसानी से, आप है ना, सब लोग को मिलेगा नहीं यूरोपियम और मिला नहीं पाएंगे उस तरीके से और उस पर्टिकुलर प्लेस पे नोट के। तो बेसिकली ये जो फॉस्फोरस हैं ये फ्लोरेसेंट लैंप्स में यूज होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स में यूज होते हैं और बायोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स में भी यूज होते हैं। जो 64वां एलिमेंट है वो बेसिकली गैदुलिनियम है, कैपिटल G स्मॉल d, GD से हम डिनोट करते हैं। ये बहुत बढ़िया होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने में और MRI कॉन्ट्रास्ट में एजेंट्स के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग एक तरीके से ये जो टेक्निक है वो नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, यानी कि शरीर में कोई चीरा नहीं लगा रहे, शरीर के अंदर कोई वस्तु नहीं भेज रहे हैं, पर साथ ही साथ शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हेल्प कर रहे हैं हमको समझने में कि भाई ऑर्गन्स में ट्यूमर्स है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट।
लेकिन जब हम लोग गैदुलिनियम को यूज करते हैं तो उसको हमको चिलेट भी करना पड़ता है ताकि इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए। अब चिलेशन में बेसिकली क्या होता है, एक लिगेंड्स होते हैं। इसको वैसे सही तरीका बोलने का है किलेशन। यहां पे KEY वाला प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बेटर है, लेकिन हम लोग इंडिया में देशी भाषा में चिलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो किलेशन भी बेटर है जो आप कहें। तो इसमें जो लिगेंड्स जो हम लोग यूज करते हैं ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों। और ये किलेंट्स या केलेटर्स या केलेटिंग एजेंट्स या सीक्वेस्टरिंग एजेंट्स, ये सारे एक ही नाम हैं। देसी भाषा में हम लोग चिलेटिंग ही कहते हैं, लेकिन साइंटिस्टों के बीच में इसको किलेशन कहेंगे। तो बेसिकली किलेटिंग एजेंट्स, तो आप समझ गए कि ये लिगेंड्स होते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिश्ता जोड़ते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में और जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। जो 65वां 65th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है टर्बियम, कैपिटल T स्मॉल b, TB से हम इसको डिनोट करते हैं। ये बेसिकली फ्लोरेसेंट लैंप्स में ग्रीन कलर देता है और इसको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता जो हिलता डुलता रहे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो आप कन्वेंशनल हार्ड डिस्क यूज करते हो ना, वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का जो जनरल यूज है वो कंप्यूटर है, जैसे मोबाइल है, फोन है, और इसके जैसे जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसमें डेटा को स्टोर करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। पीरियोडिक टेबल का जो 66वां 66th एलिमेंट है वो है डिस्प्रोसियम, कैपिटल D स्मॉल y, dy से हम डिनोट करते हैं। ये बेसिकली मैग्नेट्स को स्ट्रांग बने रहने में मदद करता है यदि मैग्नेट वो हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यदि नहीं लूज करना चाहता है तो भाई उसमें डिस्प्रोसियम dy एलिमेंट को आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 66 होता है। ये लेजर्स में भी इसका उपयोग होता है। लेजर बेसिकली एक एक्रोनिम है। L स्टैंड फॉर लाइट, A स्टैंड फॉर एम्प्लीफिकेशन, फिर S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड फॉर एमिशन, R स्टैंड फॉर रेडिएशन। और जब ये RS है ना तो यहां पे रेडिएशंस हो जाएगा। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो लाइट एमिट करें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की। और ये जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है, कॉलीमेटेड होती है और कोहेरेंट होती है। और इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं लेजर्स का, कटिंग में करते हैं, इनग्रेविंग में करते हैं, मेजरिंग में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं। इसका यूसेज जैसे लेजर पॉइंटर्स होते हैं, बार कोड स्कैनर्स होते हैं या लेजर प्रिंटर्स हैं, तो यहां पर काफी अधिक उपयोग है। लेजर पॉइंटर तो देखा है ना, बार कोड स्कैनर देखे हो, दुकानों में जाते हो, और लेजर प्रिंटर भी आप जानते हो। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि लाइट निकले एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की। और इस लाइट की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मोनोक्रोमैटिक, कॉलीमेटेड और कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, कॉलीमेटेड है और कोहेरेंट है।
तो मोनोक्रोमैटिक तो समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की। अब कॉलीमेटेड का मतलब क्या हो गया कि भैया जो भी लाइट आ रही है ना, जो भी बीम, वो सब पैरेलल स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉलीमेटेड है आपके लिए। जब हम कोहेरेंट की बात करते हैं और फिजिक्स में, तब हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ये वेव्स या वेव के सोर्स के बारे में बात करता है, और एक तरीके से ये कंसिस्टेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है बिटवीन देयर फेजेस ओवर टाइम एंड स्पेस। वो लोग एक फेज में होंगे, है ना, टाइम और स्पेस में। मतलब एक तरीके से बोल लो कि वो लोग पक्के यार होंगे, दोस्त, ठीक है, सुख दुख के साथी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा खुश है तो दूसरा दुखी होगा, या दूसरा दुखी है तो अगला खुश होगा। साथ खुश होंगे, साथ दुखी होंगे, ऐसा समझ लो आसान शब्दों में। कोहेरेंट मींस दे आर हैविंग सेम फेस ओवर टाइम एंड स्पेस। तो आपको क्लियर हो गया, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वेवलेंथ, कॉलीमेटेड का मतलब है कि वो लोग पैरेलल हैं सारे, कोहेरेंट का मतलब है कि वो उनका फेस सेम है ओवर टाइम एंड स्पेस। बाकी लेजर्स के एप्लीकेशन आपको पता ही है, कटिंग में इस्तेमाल होता है, इंग्रेविंग में होता है, मेजरिंग में होता है, और कम्युनिकेशन में भी होता है। जो 67th एलिमेंट है वो है होल्मियम, कैपिटल H स्मॉल o, HO से हम डिनोट करते हैं। बंदे के पास बहुत अधिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, और हम ये देखेंगे कि भाई न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स में और लेजर्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो 68th एलिमेंट है वो है अर्बियम। ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है और पिंक कलर ग्लास में इस्तेमाल होता है। पीरियोडिक टेबल का जो 69th एलिमेंट है वो है थूलियम, कैपिटल T स्मॉल mtm से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ये देखो लैंथेनाइट सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन उन सारों में ये और अधिक रेयर है। इसका उपयोग पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स में हम लोग करते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो 70वां एलिमेंट है वो है अटरबियम, कैपिटल Y स्मॉल b, YB से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका इस्तेमाल हाई एंड एटॉमिक क्लॉक्स में होता है और स्टेनलेस स्टील में भी होता है। यहां पे Y को समझ लो अ से आप उच्चारण करें। लैंथेनाइट सीरीज का जो अंतिम एलिमेंट है वो आपका 71वां एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, वो है लुटेशियम, कैपिटल L स्मॉल u, LU से हम इसको डिनोट करते हैं। ये बहुत डेंस होता है ना, और ये बहुत हार्ड होता है। एमंग ऑल दी लैंथेनाइड्स ये डेंसेस्ट है, ठीक है, और ये हार्डेस्ट है। इसको पेट स्कैन डिटेक्टर्स में और कैटलिस्ट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। भैया ये याद रखो, इसको ये जो TI है ना वर्ड, यहां पे श की ध्वनि आप निकालोगे। कई लोग इसको लुटीटियम भी बोल देते हैं, ठीक है भाई, बोल लो, जो मर्जी है वो बोल लो, लेकिन इसको बोलेंगे लुटीशियम। TI जो है ना वो श है ना, श वाली ध्वनि के साथ मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, डिक्टेशन है, रेसिटेशन है, देखो यहां पे TI जो है ना, यहां पे श की ध्वनि आएगी। तो ये बेसिकली क्या होगा इसका उच्चारण, लुटेशियम, ठीक है। और एमंग ऑल द लैंथेनाइड्स दिस एलिमेंट इज द डेंसेस्ट एंड द हार्डेस्ट लैंथेनाइड। ये वर्ड ना भूल जाना, लैंथेनाइड्स में सबसे डेंसेस्ट हार्डेस्ट है, ओवरऑल डेंसेस्ट या हार्डेस्ट नहीं है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। बेसिकली ये जो पेट स्कैन्स हैं इसमें पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है। पेट का मतलब क्या हो गया, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज करते हैं और इनके माध्यम से ये पता लगाते हैं कि ऑर्गन्स और टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं। तो जनरली पेट स्कैन के माध्यम से डॉक्टर है ना डायग्नोस करते हैं और कंडीशन को एसेस करते हैं, लाइक कैंसर है कि नहीं है, हार्ट डिजीज है कि नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है कि नहीं है। और करते कैसे हैं कि ये बेसिकली विजुलाइज करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको ये लोग विजुलाइज करते हैं, है ना, थ्रो पेट स्कैन, जिसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स की भूमिका बहुत अधिक होती है और ये बताता है कि भैया ऑर्गन टिश्यू वर्क कैसे कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, है ना, कई बार आपको सूंघा भी सकते हैं या आपको खिला भी सकते हैं। देखो इंजेक्शन के माध्यम से जा सकता है, आपको सूंघा सकते हैं, आपको खिला सकते हैं। अब ये जो ट्रेसर क्या होता है, ये बेसिकली आपके बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर ये एक पेट स्कैनर यूज करते हैं कि भाई देखते हैं कि वो ट्रेसर कहां घूम टहल रहा है, कहां रुक गया, कहां बैठ गया, इकट्ठा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके माध्यम से हम लोग आपकी बॉडी को, है ना, बॉडी की कंडीशंस को एसेस करते हैं और प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर?